वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द क्रिम्सन रिवर्स मूवी का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है क्रिम्सन रिवर्स 2 एंगल ऑफ द एपोकलिप्स। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल इस खतरनाक इन्वेस्टिगेटिव मिस्ट्री को देखने के लिए हो जाइए तैयार। ये कहानी खतरनाक इसलिए है क्योंकि जिस तरह जीसस को क्रॉस पर कील ठोककर मारा गया था, उसी तरह यहाँ पर एक के बाद एक कत्ल हो रहे हैं। कातिल कौन है और उसने कत्ल करने का ये तरीका क्यों चुना, और क्या अपने दोनों डिटेक्टिव हीरोज इस रहस्य का पता लगा पाते हैं? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हीरोज के साथ आप भी इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक बहुत ही पुराने चर्च को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ पादरी रहते हैं। उन्हें अलग अलग कमरा दिया जाता है, लेकिन यहाँ रूम नंबर 13 में जाना सख्त मना है। फिर भी एक यंग पादरी उस कमरे में घुसता है। तभी एक बुजुर्ग उसे घबराकर बाहर निकलने को कहता है, पर यंग पादरी कहता है कि भगवान के घर में सारे कमरे एक जैसे होते हैं, तो आप लोग रोक टोक क्यों कर रहे हो? अब बुजुर्ग जाकर चर्च के हेड प्रीस्ट को बता देता है, जिसका नाम है हेनरिक। इनके आने से पहले यंग पादरी जीसस के छोटे स्टैचू को दीवार पर कील मारकर फिक्स कर देता है। जब वो दोनों अंदर आकर देखते हैं तो कील ठोकी हुई जगह से खून बहने लगता है। यहाँ सीन होता है कट और अगले सीन में देखते हैं कि मूवी का हीरो यानी कि डिटेक्टिव नीमन्स इस केस को सॉल्व करने के लिए हाजिर हो जाता है। वो और उसकी टीम दीवार को तोड़ते नहीं बल्कि एक स्कैनर को देखते हैं। जैसा इन्होंने सोचा होता है, दीवार के अंदर एक लाश होती है जो उसी पोजीशन में है जिस तरह जीसस सूली पे चढ़ाए गए थे। वे दीवार के होल से विक्टिम का खून ले लेते हैं, जिसका डीएनए टेस्ट करना होगा। अब नीमन्स उस दीवार के बाहरी तरफ एक सिंबल भी देखता है। कट करके एयरपोर्ट में कस्टम ऑफिसर को दिखाते हैं। उसे एक कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करने के लिए अपने कैबिन में आता है, लेकिन उस तरफ से आवाज ही नहीं आती। अब ऑफिसर बैठकर लंच करने लगता है और तभी फुल ब्लैक ड्रेस में एक आदमी अंदर आकर ऑफिसर को पीट पीट कर मार डालता है और उसकी लाश को दीवार पर सूली पे चढ़ते हुए जीसस की तरह कील ठोक कर चला जाता है। यहाँ चर्च की दीवार में जो बॉडी थी, उसके डीएनए से पता चलता है कि विक्टिम का नाम फिलिप था और उसे जिंदा ही दीवार में सील कर दिया गया था। अब अगले सीन में रेडा नाम के एक और डिटेक्टिव को दिखाते हैं। वो अपनी टीम के साथ क्रिमिनल के घर के बाहर वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद रेडा दरवाजा खटखटाता है तो क्रिमिनल की गर्लफ्रेंड दरवाजा खोलती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अभी नहीं आया है। रेडा कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ और उसने मुझे यहाँ आने को कहा था। फिर गर्लफ्रेंड भी उसे अंदर अलाउ कर देती है। कुछ देर के बाद क्रिमिनल घर में आता है तो रेडा उसकी ऐसी की तैसी कर देता है, लेकिन क्रिमिनल भी कम नहीं होता और रेडा को खूब पीटता है। आखिर जीत रेडा की होती है। यहाँ दिखाते हैं तो नेमन्स फर्स्ट विक्टिम फिलिप के छोटे भाई से मिलता है। वो बताता है कि फिलिप को बचपन से भगवान पर गहरा विश्वास था। बड़ा होकर भी वो ना तो शराब पीता था और ना ही और कोई बुरा काम करता था, लेकिन अचानक वो एक जिंदा आदमी को जीसस की तरह मानने लगा और उसका शिष्य बन गया। दूसरी ओर रेडा और उसके 2 असिस्टेंट्स क्रिमिनल को अरेस्ट करके ला रहे होते हैं कि अचानक उनके विंडशील्ड पर एक आदमी आकर गिरता है। वो एकदम जीसस की तरह लगता है। ये वही जिंदा जीसस है जिसके बारे में फिलिप के भाई ने नीमन्स को बताया था। इसका नाम भी जीसस ही है। वे जीसस को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो मना कर देता है और पास के ही एक चर्च की ओर चलने लगता है। वो बड़बड़ाता है कि वे आ गए हैं, अब दुनिया मिटने वाली है। नीमन्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता ही नहीं। फिर वो एक चर्च के आगे गिर जाता है। अब रेडा को पता चलता है कि इनकी गाड़ी पे गिरने से पहले ही किसी ने जीसस पे अटैक किया था। उसके शरीर पर चाकू से चीरने के निशान होते हैं। फिर वे जीसस को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। यहाँ नीमन्स फिलिप से जीसस का एड्रेस लेकर वहाँ पहुँचता है। वहाँ जीसस की वाइफ और उसका छोटा भाई होते हैं। नीमन्स उसे बताता है कि फिलिप नाम का आदमी तुम्हारे पति को भगवान का मैसेंजर यानी जीसस मानता था। हमें एक चर्च की दीवार से फिलिप की लाश मिली है। वो कहती है, मुझे पता था कि ये दोनों एक न एक दिन मुसीबत में पड़ेंगे ही। इन सारी मुसीबतों की जड़ थॉमस और एक चर्च प्रीस्ट है। दोनों ने बचपन से मेरे पति के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि तुम जीसस की तरह दिखते हो, जरूर तुम भगवान के मैसेंजर हो। धीरे धीरे उन दोनों ने मेरे पति का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो भी मानने लगा कि वही असली जीसस है और दुनिया को बचाने के लिए उसे भगवान ने भेजा है। फिर मेरे पति ने एक कल्ट ग्रुप बनाया जिसमें दुनिया की भलाई चाहने वाले लोग मेंबर बन सकते थे, और ये है उस ग्रुप के मेंबर्स। बीच में जीसस बैठा होता है और उसके दोनों तरफ इस ग्रुप के 12 मेंबर्स। ये फोटो दिखने में लियोनार्डो डा विंसी की पेंटिंग लास्ट सुपर की तरह दिखती है। इन्हीं में से एक है फर्स्ट विक्टिम फिलिप। वहाँ हॉस्पिटल में काले ड्रेस वाला पादरी जीसस के कमरे से निकलता है। रेडा भागकर जाता है तो जीसस का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया है। शायद वो पादरी जीसस को खत्म करने के लिए आया था। रेडा फिर से मास्क फिक्स करके जीसस को बचा लेता है और उस पादरी का पीछा करता है। वो पूरी तरह से काले ड्रेस में ढका होता है और चेहरा भी नहीं दिखता उसका,
लेकिन वो एकदम एथलीट की तरह गाड़ियों के ऊपर से कूद कर भागता है। रेडा भी लगातार उसे चेज करता है और एक फैक्ट्री में उसे पकड़ ही देता है, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराता और उतनी ऊंचाई से छलांग मारकर भाग जाता है। यहाँ नेमस थॉमस से मिलने जाता है जो जीसस के 12 शिष्यों में से एक है। वो एक सुरंग में काम करता है जो कई किलोमीटर्स लंबी है, लेकिन सुरंग का काम सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स तक सीमित है। उसके आगे क्या है ये कोई नहीं जानता। पर वहाँ के वर्कर्स बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले थॉमस काम पर आया था, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गायब है। वो काम के बाद घर गया भी या नहीं ये भी नहीं पता होता। अब नीमन सुरंग के सुपरवाइजर से बात करते करते एक दरवाजे पर पहुंचता है। सुपरवाइजर बताता है कि यहाँ कोई दरवाजा नहीं हुआ करता था। अब नीमन्स को शक होता है और वो दरवाजे को खोलता है तो वहाँ थॉमस की लाश सूली पर चढ़ी होती है। अब नीमस को क्लियर हो जाता है कि कोई प्लान करके जीसस और उसके 12 शिष्यों की जान लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी वही सिंबल होता है जो नीमस ने चर्च की दीवार पर देखा था। तभी नीमस को पता चलता है कि जीसस हॉस्पिटल में है। नीमस तुरंत वहाँ पर जाता है और यहीं पर नीमस और रेडा की होती है मुलाकात। दरअसल यंग डिटेक्टिव्स के लिए नीमस एक इंस्पिरेशन है, इसलिए रेडा नीमस से मिलकर बहुत खुश होता है। नीमस जीसस को एक इंजेक्शन देता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए उठकर बात कर पाएगा और फिर होश में आते जीसस बड़बड़ाता है कि विनाशकारी लोग दुनिया को मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। उन लोगों ने 4 सील तोड़ दिए हैं और अब 5वां भी तोड़ दिया है। अब वे छठे सील की तलाश में निकले हैं। अगर उन्हें नहीं रोका तो वे दुनिया को मिटा देंगे। रेडा उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। नीमन समझ जाता है कि ये प्रॉब्लम रिलीजन से संबंधित लगती है, इसलिए वो मैरी नाम के एक रिलीजियस स्पेशलिस्ट को बुलाता है। जीसस कहता है कि वो लोग आ गए, उन्हें रोक लो। अगले सीन में उसी पुराने चर्च को दिखाते हैं जहाँ फिलिप की लाश मिली थी। एक गाड़ी में ब्लैक ड्रेस वाले कई लोग आते हैं और चर्च के अंदर जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में जीसस बड़बड़ा रहा था कि ये लोग दुनिया को मिटाने वाले हैं। इनका इस चर्च के पादरियों से कोई कनेक्शन तो जरूर है। यहाँ मैरी जीसस के रिकॉर्डेड वीडियो को सुनकर नीमन्स और रेडा को बताती है कि रिलीजियस बुक के अनुसार भगवान ने खुद अपने हाथ से एक किताब लिखी थी और सिर्फ उस बुक के जरिए इस दुनिया को मिटाया जा सकता है। भगवान नहीं चाहते थे कि ये बुरे लोगों के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने 7 सील्स बनाए। उस बुक को पाने के लिए 7 सील्स को तोड़ना होगा और हर सील को तोड़ने पर ही अगली सील को तोड़ने का क्लू मिलेगा। उसी जमाने में कुछ लोगों ने दुनिया को मिटाने के लिए उस बुक को पाने की कोशिश की और 4 सील्स तोड़ दिए, लेकिन 5वां सील तोड़ नहीं पाए। इतने साल बाद अब कोई ग्रुप फिर से दुनिया को मिटाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल वे 5वां सील तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो निमन्स को कुछ सिंबल्स दिखाती है जिसे वो ग्रुप यूज करता है। निमन्स अब रियलाइज करता है कि चर्च में और थॉमस की लाश के पास भी ऐसा ही सिंबल बना हुआ था। तभी निमन्स को कॉल आता है कि और 2 लड़कों का कत्ल हुआ है। निमन्स, मैरी और रेडा क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जो कि एक दुकान है। वहाँ के 2 स्टाफ की आंखें नोचकर उनका कत्ल किया गया है। हर तरफ खून ही खून है। मरे हुए दोनों लोगों के नाम सुनकर मैरी कहती है कि भगवान जीसस के 12 शिष्य थे और इस नए जीसस के भी 12 ही शिष्य हैं। भगवान के शिष्य जिन जिन प्रोफेशन में थे उन्हीं प्रोफेशंस में जीसस के 12 शिष्य भी हैं। भगवान का एक शिष्य व्यापारी था और यहाँ फर्स्ट विक्टिम फिलिप भी एक बिजनेसमैन था। दूसरा शिष्य एक शिल्पकार था और यहाँ थॉमस भी एक शिल्पकार ही था। भगवान के 2 शिष्य ग्लासवेयर शॉप में काम करते थे और ये भी एक ग्लासवेयर शॉप है, इसलिए इन दोनों को मार दिया गया है। 12 में से 4 मर गए तो अब बचे हैं 8। भगवान जीसस का 5वां शिष्य टैक्स कलेक्टर था और छठा शिष्य एक बड़ी दुकान का सुपरवाइजर था। 7वां और 8वां शिष्य दोनों ही बेकार थे, मतलब कोई नौकरी नहीं करते थे। आखिरी 4 शिष्य मछुआरे थे। अब वो ग्रुप जो दुनिया को मिटाना चाहता है उसके मेंबर्स को लगता है कि इन शिष्यों के रहते वे अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे इन्हें एक एक करके मार रहे हैं। अब निमन्स बात को समझ जाता है और पता लगाता है कि क्या रिसेंटली किसी टैक्स कलेक्टर या कस्टम ऑफिसर का कत्ल हुआ है। वो अपनी टीम को ये भी पता लगाने के लिए भेजता है कि जीसस और उसके ग्रुप मेंबर्स ने किस चर्च में ये फोटो ली थी और इस फोटो को किस स्टूडियो में डेवलप किया गया था। फिर निमन्स, मैरी और रेडा एक क्लब में जाते हैं जहाँ ज्यादातर मछुआरे ही होते हैं। क्लब का मैनेजर बताता है कि जीसस के लेफ्ट साइड में जो 4 लोग बैठे हैं वो चारों मछुआरे हैं और पास ही की झील में फिशिंग करते हैं। वे तुरंत उस झील के लिए निकलते हैं। झील के पास एक घर में कोई छुपा हुआ होता है। इस बात से बेखबर निमन्स और मैरी अंदर सर्च करते हैं। इतने में रेडा निमन्स और मैरी को बाहर बुलाता है। वो बताता है कि इस फिशिंग नेट का पोजीशन देखकर लगता है कि इसमें एक भी फिश नहीं फंसेगा, तो फिर इस नेट को यहाँ रखा क्यों गया है। इसी शक को दूर करने के लिए वे उस नेट को बाहर निकालते हैं तो वहाँ मिलता है अगला शॉक। नेट के अंदर उन चारों मछुआरों का सर पैर सब काट कर रखा होता है। एक मछुआरे के हाथ में वॉच होती है जो आधे घंटे पहले रुकी है। निमन्स ने घर के अंदर एक फ्रेशली जले हुए सिगरेट पीस को भी देख लिया होता है। वे गैस करते हैं कि इन चारों का कातिल यहीं पर है और फिर वे उसे ढूंढने लगते हैं। तभी ऊपर से कातिल रेडा पर कूदता है और उसे मारकर भाग जाता है। फिर निमन्स उसे चेज करता है।
वो आदमी ऐसे जंप करता है मानो उड़ रहा हो। एक जगह रुककर वो पैर से कोई बटन प्रेस करता है और अगले ही सेकंड धरती को चीरकर एक बड़ी तोप जैसी मशीन बाहर निकलती है। निमंस तो तुरंत नीचे झुक जाता है और उस मशीन से लगातार फायरिंग होती है, पर थोड़ी देर में वो रुक जाती है और फिर धरती के अंदर चली जाती है। निमंस कार के उस तरफ जाकर जैसे तैसे बच जाता है। इतने में उसकी टीम भी आ जाती है। निमंस की समझ में नहीं आता कि जमीन के नीचे इतनी बड़ी मशीन है और सरकार को पता ही नहीं, ना ही मैप में कुछ मार्क किया गया है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि 1945 तक ये जगह जर्मन्स के कंट्रोल में थी और जब जर्मन्स ने ये जगह हमें सौंपी तो उन लोगों ने जो मैप्स दिए थे उसी के मुताबिक हम इस जगह को यूज कर रहे हैं। अब पता चला कि उनके खतरनाक मशीन्स और एक्सप्लोजिव शायद यहीं पर हैं। निमंस का असिस्टेंट बताता है कि 3 दिन पहले एयरपोर्ट में कस्टम ऑफिसर का कत्ल हुआ है और जिस फोटो लैब में उस फोटो को डेवलप किया गया था वहां से पता चला कि उस फिल्म रोल को एक स्टोर का सुपरवाइजर लाया था। अब निमंस और रेडा उस सुपरवाइजर से मिलने जाते हैं। यहाँ पुराने चर्च में एक बहुत ही अमीर दिखने वाला जर्मन आता है। दूसरी ओर निमंस और रेडा उस स्टोर में जाकर पूछते हैं तो सिक्योरिटी सीसीटीवी में चेक करता है कि सुपरवाइजर किस फ्लोर पर है। तभी वे देखते हैं कि ब्लैक ड्रेस वाला आदमी सुपरवाइजर के पीछे पीछे जा रहा है, पर अगले सेकंड वो गायब हो जाता है। रेडा गन लेकर स्टोर के अंदर जाता है और निमंस उसे गाइड कर रहा होता है, लेकिन तभी वे रियलाइज करते हैं कि उसी तरह के ब्लैक ड्रेस में कई लोग स्टोर में घूम रहे हैं। अचानक वे सुपरवाइजर को पकड़कर चाकू से बार बार वार करते हैं। रेडा उसे रोकने जाता है तो तभी एक आदमी उसे मारने आता है। तभी रेडा उस पर 3-4 बुलेट्स चला देता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। इतने में निमंस भी स्टोर के अंदर आकर उस ब्लैक ड्रेस वाले के हाथ पर शूट कर देता है और उसकी एक उंगली कट जाती है। अब सारे ब्लैक ड्रेस वाले वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सुपरवाइजर तो मर गया है। निमंस और रेडा हैरान है कि गोली से ब्लैक ड्रेस वाले की उंगली कट गई थी, फिर भी ऐसे लगा जैसे उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। क्या आपके पास इसका जवाब है दोस्तों? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ब्लैक ड्रेस वाले का खून फर्श पर होता है जिसे वे टेस्ट करते हैं, पर उसमें पेन किलर जैसा कोई केमिकल भी नहीं है। वो लोग इंसान है या फिर कुछ और? तभी स्टेशन के बाहर धमाका होता है और वे देखते हैं कि जीसस का 11वां शिष्य स्टेशन के बाहर सूली पे चढ़ा हुआ है और उसे जला दिया गया है। अब सिर्फ जीसस और उसका 12वां शिष्य जिंदा बचे हैं। अगले दिन निमंस, रेडा और उनकी पूरी पुलिस फोर्स उस पुराने चर्च में पहुंचते हैं। तभी वो जर्मन आदमी वहां से निकल रहा होता है, पर निमंस उसे रोकता है। लेकिन जब पता चलता है कि वो एक नॉन रिलीजियस सेक्टर का मिनिस्टर है तो वो उसको जाने देते हैं, पर वो जाने से पहले धमका कर जाता है कि 2 टके के डिटेक्टिव होकर मुझे रोकना चाहते हो, तुम अपने किए के लिए पछताओगे। पर निमंस कहता है कि वो मैं पछता लूंगा, अब तुम अपना शटर बंद करो और निकलो यहाँ से। निमंस और उसकी टीम पूरे चर्च को रेड करती है, लेकिन एक भी क्लू नहीं मिलता। निमंस कहता है कि शायद उस चर्च में कुछ मिल जाए जहाँ जीसस और उसके शिष्यों ने फोटो खिंचवाई थी। रास्ते में मैरी उन्हें उस चर्च का एक लोगो दिखाती है और बताती है कि उस जमाने में लूथर नाम का एक राजा था जिसने भगवान का कोई खजाना चुराकर अपने वंशजों को दिया। उस खजाने को एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया गया और उस खजाने के लिए एक चाबी भी बनाई गई थी जिसके बिना उस खजाने को निकालना मुश्किल है। वो चाबी सरकार के पास थी, लेकिन कुछ दिन पहले वो चोरी हो गई थी और सरकार की तरफ से पुलिस कंप्लेंट भी फाइल हुई। वे चर्च पहुंचते हैं तो वहाँ जीसस का आखिरी शिष्य होता है जो जिंदा है। वो बताता है कि किंग लूथर ने भगवान का जो खजाना चोरी किया था वो और कुछ नहीं, वही बुक है जिसके जरिए दुनिया को मिटाया जा सकता है और वो बुक 7वें सील के अंदर है। नए जीसस और उसके 12 शिष्यों को पता चल गया था कि ब्लैक ड्रेस वाला ग्रुप उस चाबी को चुराकर बुक को निकाल लेगा और दुनिया को मिटा देगा। इसलिए इस आदमी ने सरकार के सीक्रेट जगह से उस चाबी को चुरा लिया था और अब वो चाबी इसी के पास है। निमंस कहता है कि इस मॉडर्न दुनिया में भी आप लोगों को इतना अंधविश्वास क्यों है? खैर, आप वो चाबी मुझे दे दीजिए, मैं उसे उन बुरे लोगों से बचाकर रखूंगा। वो आदमी भी चाबी दे देता है, लेकिन अचानक ब्लैक ड्रेस वाले कई लोग उन्हें घेर लेते हैं और एक आदमी चाबी छीनकर हवा की तरफ उड़ जाता है। उस रात मैरी पुराने चर्च से कुछ बुक्स लेकर जाती है तो हेड प्रीस्ट हेनरिक उससे बुक्स छीन लेता है। तभी निमंस आ जाता है और पूछता है कि इन बुक्स का तुम क्या करोगे? तुम्हें तो भगवान की लिखी हुई बुक चाहिए ना, ताकि उससे तुम दुनिया को मिटा सको। अब ये सुनकर हेनरिक घबरा जाता है। तब निमंस उसे वही चाबी निकाल कर दिखाता है जो ब्लैक ड्रेस वाला छीन कर भाग गया था। हेनरिक पूछता है कि तुम्हारे पास ये चाबी कहाँ से आई? इसके बिना हम 7वां सील कैसे खोलेंगे? ये कहकर वो चाबी छीनता है, लेकिन ये चाबी नहीं, साबुन का टुकड़ा है। हेनरिक का यही रिएक्शन देखने के लिए निमंस ने ये जाल बिछाया था। अब पता चल चुका है कि हेनरिक भी उसी तरह खतरनाक ग्रुप का मेंबर है। अब निमंस को ये तो पता चल गया है कि वो 7वां सील खोलने वाले हैं, लेकिन वो सील कहाँ है और वे उसे कब खोलने वाले हैं ये सब नहीं पता होता। लेकिन निमंस हेनरिक को मार मार कर सच तो उगलवा ही देता है। हेनरिक भी ये जानता है, इसलिए वो अचानक कायनाइट कहकर मर जाता है। अब मैरी बताती है कि मेरी रिसर्च के मुताबिक उस 7वें सील को खोलना इतना आसान नहीं है और अगर खोल भी दिया तो उसके अंदर एक खतरनाक ट्रैप है। और तब निमंस को पता चलता है कि जीसस और उसके शिष्यों ने जिस चर्च में फोटो ली थी उस चर्च के टॉप फ्लोर पर एक बेल है जो आज तक कभी बजा नहीं।
तो निमस गैस करता है कि वहीं पर ब्लैक ड्रेस वालों ने कुछ प्लान किया होगा। यहाँ वो जर्मन मिनिस्टर जो ब्लैक ड्रेस वालों से मिला हुआ है वो उस सुरंग में आता है जहाँ थॉमस की लाश मिली थी। दरअसल सुरंग के अंदर से उस चर्च में घुसने का एक सीक्रेट रास्ता होता है। यहाँ निमस की गैस के मुताबिक वो और रेडा एक रोप की मदद से उस चर्च के टॉप पर पहुंचते हैं, पर अंदर इतना गहरा गड्ढा होता है कि पता ही नहीं चलता कि गड्ढे का अंत भी है या नहीं। शायद इनका रोप भी कम पड़ जाए, लेकिन बिना रिस्क के तो कुछ मिल नहीं सकता। ये सोचकर दोनों अपने रोप्स की मदद से गड्ढे में उतरते हैं, पर बीच में एक रास्ता दिखता है और दोनों उसके अंदर जाकर देखते हैं। और यहाँ पता चलता है कि ब्लैक ड्रेस वालों को चोट लगने पर भी दर्द क्यों नहीं होता। दरअसल वे ऐसा केमिकल यूज कर रहे थे जो 1945 में ही दुनिया भर में बैन कर दिया गया था। इसे लेने से दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होता और न ही खून में इस केमिकल को ट्रेस किया जा सकता है। इतने में निमस की वॉकी टॉकी का सिग्नल कट हो जाता है, जिसके जरिए वो स्टेशन से मैरी से बात नहीं कर पाता। और तभी धनाधन बुलेट्स चलने लगते हैं। ये उसी मिनिस्टर के आदमी है। ये दोनों उनकी गोलियों का जवाब नहीं दे पाते और वे इन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। जब इन्हें होश आता है तो दोनों को बांध कर रखा होता है और सामने मिनिस्टर खड़ा है। वो कहता है, मैंने तो उसी दिन कहा था कि मुझसे पंगा लेकर तुम बहुत पछताओगे, पर तुम खुद ही अकड़ रहे थे। अब ये दुनिया मिटने वाली है और तुम भी मर जाओगे, पर मैं और मेरे साथी एक नई दुनिया बनाएंगे। ये कहकर वो साथ में सील की चाबी निकालता है। इस जगह पर किंग लूथर की कब्र है और उसके नीचे ही भगवान की लिखी हुई बुक रखी गई है। चाबी घुसाते ही कब्र खुलती है और वो बुक बाहर आती है। इसी बीच निमस की वॉकी टॉकी का कनेक्शन लौट आता है और वो मैरी से पूछता है कि तुम तो कह रही थी इस सील के अंदर कोई ट्रैप है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इस आदमी ने सील खोल दिया और बुक भी बाहर आ गई। मैरी थोड़ी देर सोचकर कहती है कि सील खोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उस स्टैंड से बुक निकाला तो ट्रैप चालू हो जाएगा। प्लीज उस आदमी को रोक लीजिए। पर निमस तो खुद लटक रहा है, वो क्या रोकेगा। फिर भी वो मिनिस्टर से विनती करता है कि बुक मत उठाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। पर मिनिस्टर सुने तब ना, वो बुक निकाल लेता है। पर तभी अजीब आवाज आती है और झट से उस स्टैंड के अंदर से ढेर सारा पानी अंदर पंप होने लगता है। वो जगह पानी से भर जाती है। मिनिस्टर बुक पकड़कर एक जगह सेट हो जाता है। उसके आदमी एक एक करके डूबने लगते हैं। निमस और रेडा जिस रस्सी से बंधे हैं उसी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब मिनिस्टर समझ चुका है कि वो बच नहीं सकता, इसलिए खुद को शूट कर देता है। निमस और रेडा किसी तरह ऊपर चढ़कर देखते हैं कि वे सुरंग के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन पानी ऊपर तक आ जाता है और फोर्स के साथ सुरंग को भरने लगता है। लेकिन इतना पानी आ कहां से रहा है? अगर आपने गैस किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये लोग सुरंग के अंदर एक छोटे कमरे में जाकर लॉक कर देते हैं और इस कमरे से बाहर निकलने का एक और रास्ता भी होता है जिससे वे बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि अब जीजस बिल्कुल ठीक हो गया है और पिछले पार्ट की तरह इसमें भी सीनियर और जूनियर हीरोज दोनों बात करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।